शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज का विषय शीर्षक दो बैलों की कथा। बच्चों, दो बैलों की कथा कहानी गद्य विधा है। इस कहानी के लेखक, कथा सम्राट, उपन्यासकार या कहानी सम्राट लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा संक्षेप में अध्ययन कर लेते हैं। बच्चों तो ध्यान दीजिए, इनका जो बचपन है, इनका जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में इनका जन्म हुआ। सन 1880 में बनारस किस गांव में हुआ? लमही गांव में इनका जन्म हुआ। बनारस उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसी के अंतर्गत लमही गांव है और सन 1880 में इनका जन्म हुआ। इनका मूल नाम, बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। ध्यान दीजिए, क्या था? धनपत राय। ठीक है। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। अभाव मतलब गरीबी में। ठीक है। आर्थिक स्थिति इनकी ठीक नहीं थी, जिस कारण से ये आगे की पढ़ाई नहीं कर सके और इनकी जो पढ़ाई है बीए तक ही हो पाई। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या है? उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए नौकरी से त्यागपत्र और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। ध्यान दीजिए बच्चों, इनकी पढ़ाई कक्षा बीए तक ही हो पाई। इसके उपरांत इन्होंने क्या किया? शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली। ठीक है। जब ये शिक्षा विभाग में नौकरी किए थे या उस दौरान असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस असहयोग आंदोलन में पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता देने के लिए इन्होंने अपनी नौकरी का त्याग कर दिया। ध्यान दीजिए, और इनका जो देहांत है सन 1936 में देहांत हो गया। इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। जन्म सन 1880 में। गाँव हुआ लमही गांव में हुआ। ठीक है बच्चों, इनका बचपन का नाम धनपत राय था। बचपन यानी गरीब का इनका जो समय था बड़े अभाव में बीता, आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर थी। ठीक है। बीए तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर पाए और ठीक है, उसके उपरांत शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली, लेकिन असहयोग आंदोलन भाग लेने के लिए उन्होंने उसका त्याग कर दिया। ध्यान दीजिए बच्चों, आगे आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इनकी जो प्रमुख रचना है उन पर ध्यान देते हैं। ठीक है। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में विभाजित है। मानसरोवर इनका कहानी संग्रह है। इन कहानी संग्रह के अंतर्गत इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। ये लेखक मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी है। उन कहानियों में जैसे कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं: पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, लॉटरी, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, ठीक है, नमक का दरोगा और ये दो बैलों की कथा जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये इनकी कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ सही मानसरोवर में संग्रहित हैं। ठीक है। उपन्यास के रूप में बच्चों ध्यान दें तो यहाँ ध्यान दीजिए, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, ठीक है, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, ये सब जो है ये क्या है? इनके उपन्यास है। ठीक है बच्चों। नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, ये सब क्या है? इनकी हिंदी गद्य विधाएं हैं। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, पाठ का जो प्रमुख उद्देश्य है के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा संक्षेप में ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों। किसानों मजदूरों की दयनीय स्थिति और दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। इनकी जो रचनाएं, इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं, उन रचनाओं में हम ध्यान दें तो उसमें उनकी रचनाओं का जो मुख्य विषय है, जिनका जो इनका उद्देश्य है, जो अपनी कहानियों नाटकांकियों में इनकी कहानी यहाँ है, उपन्यास में जो इन्होंने अपने मूल विषय जो बनाया है, जो उनका उद्देश्य, ध्यान दीजिए यहाँ पढ़ते हैं। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति और दलितों का शोषण, ठीक है, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन, ठीक है। ध्यान दीजिए, किसान और मजदूरों की दयनीय स्थिति, यानी इनकी किसान और मजदूर इनकी स्थिति कैसी थी, सबसे पहले ये इनके कहानियों में देखने को मिलता है, ठीक है। दलितों का शोषण, दलित जो कमज़ोर हैं, दबे कुचले लोग हैं, इनका शोषण किस प्रकार से शोषक वर्गों द्वारा किया जाता था, ये इनकी कहानियों में, इनकी रचनाओं में मूल विषय है। समाज में स्त्री की दुर्दशा और समाज में स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, उस दौरान उनकी क्या दशा थी, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। और साथ ही स्वाधीनता आंदोलन संबंधित मूल विषय इनके कहानियों में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी भाषा सरल, रूप, सजीव, मुहावरेदार, ठीक है। इनकी भाषा सरल है, सहज है, मुहावरेदार है। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। लोक प्रचलित जो हमारे संसार में जिन शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपनी कहानियों में, अपनी रचनाओं में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये जो आपका पाठ है, दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा का जो प्रसंग है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमारे हम जो पाठ पढ़ रहे हैं, दो बैलों की कथा, उस पाठ के अंतर्गत उस पाठ में क्या निहित है, उस पाठ में का जो मेन उद्देश्य क्या है, ये यहाँ देखने को मिलता है। ध्यान दीजिए, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है, ठीक है। दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस पाठ में जो कृषक यानी किसान है, उसकी स्थिति परिस्थिति, उसकी दशाओं को, और साथ ही जो उनके द्वारा पाले जाने वाले जो पशु थे, उनमें आपस में क्या भाव था, क्या अंतरंग उनमें लगाव था, जो प्रेम था, पशु या मनुष्यों की बात की जाए, किसानों की बात की जा रही है, उसके बारे में इस पाठ में उन्होंने बताया है। ध्यान दीजिए, यहाँ महत्वपूर्ण बात जानने की बहुत ज़रूर आवश्यकता है कि इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है, देखिए, कृषक समाज और पशुओं के बीच जो एक संबंध है ना, लगाव, आत्मिक संबंध है, भावात्मक संबंध है, उसके साथ ही उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया है कि इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती। ध्यान दीजिए, जो स्वतंत्रता है वह सहज नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि बच्चों, इस पाठ में जो पात्र हैं इस कहानी के, हीरा और मोती, ये दोनों किस तरह से गया
हीरा का झूरी का जो साला गया था उसके माध्यम से वहाँ से किस प्रकार से भाग निकलते हैं दोनों, हीरा और मोती। और बाद में जो कांजी हाउस में जो बहुत सारे जानवर, जो पशु सभी वहाँ कैद थे, उनको किस तरह से मुक्ति मिलती है, यह मुक्ति इन हीरा मोती के द्वारा दिखाया गया है। उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया और सभी कैद पशुओं को आज़ाद कराया। ठीक है, तो यहाँ पर भी यह पाठ पे यह शिक्षा मिलती है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती है। बच्चों, इसका इसका जो मेन उद्देश्य है वह यह है कि जो उस दौरान जब ये कहानी लिखी गई है उस दौरान हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और उस दौरान देश को आज़ाद कराने के लिए असहयोग आंदोलन का प्रयोग किया जाता था। उस असहयोग आंदोलन के समय ही लोगों को, जनता को जागृत करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए लेखक मुंशी प्रेमचंद ने इस गद्य रचना की। उस दौरान ध्यान दीजिए बच्चों, आगे चलिए, आगे हम लोग चलते हैं, पाठ में चलते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस पाठ के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं कि वो भी असहयोग आंदोलन में या देश को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ें। ठीक है, अपने डर को निकालें, बल्कि हमें जो स्वतंत्रता है शांति के साथ, सरलता के साथ, स्वतंत्रता सहजता के साथ हमें नहीं मिल सकती। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन में भाग लेना पड़ेगा। यह उनका कहने का मेन उद्देश्य है। ठीक है बच्चों, तो इस कारण से उन्होंने ये भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती है। इससे हमें हमारे देश के जो लोग हैं या भारतीय हैं उनको जागृत करने का इन्होंने पूर्ण रूप से प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये पाठ का मुख्य उद्देश्य, केंद्र में बिंदु है। चलिए ध्यान दीजिए, दो बैलों की कथा। चलिए पाठ की ओर चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ जान कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ठीक है, गधा सचमुच बेवकूफ़ होता है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सीधी सींग मारती हैं और ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए हम नहीं सुना। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब है ना सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। यहाँ पर ध्यान दीजिए, गधे के बारे में बताया गया है कि गधे के सहज और सरल स्वभाव को बताया गया है कि गधा इतना सीधा सरल होता है, सहज हो जानवर है, बस है ना, कि हम कभी भी किसी व्यक्ति को यदि उसमें ऐसे कुछ सीधेपन के लक्षण दिखते हैं तो उसको हम गधे के रूप में संकेत है ना कह देते हैं, उसे भी गधाई कह देते हैं। इस कारण से उसके गधे के सीधेपन के कारण, उसके सहजता के कारण गधे को मूर्ख लोग समझते हैं। और इसी प्रकार कोई व्यक्ति भी यदि सीधा साधा सरल स्वभाव का है तो लोग उसे मूर्ख समझ लेते हैं। ठीक है, गायें सींगें मारती हैं। ठीक है, ब्याई हुई गाय तो सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। ध्यान दीजिए, यानी जो
गाय बच्चे का जन्म देती है, वो गाय तो इतनी खतरनाक हो जाती है कि वो सिंघनी शेरनी जैसी लगने लगती है, और वह फिर भी उसमें क्रोध आ जाता है, वो मारने दौड़ती है। लेकिन कुत्ता भी वैसे गरीब है, शांत रहता है, लेकिन यदि उसे किसी ने इधर उधर कुछ किया तो वह भी काटने दौड़ता है, ठीक है। लेकिन गधे तो इतना सीधे साधे सरल होते हैं कि उनके सामने किसी भी प्रकार का भोजन रख दीजिए, आप मारिए पीटिए, लेकिन उनमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। उनकी स्थिति चाहे दुख की हो चाहे सुख की हो, वो दोनों परिस्थितियों में एक समान रहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए। बच्चों आगे ध्यान देते हैं। गधा में चाहे एकाध बार भले ही कुलेल कर लेता हो, पर हमने उसे कभी भी खुश होते हुए नहीं देखा। कुलेल का तात्पर्य हमें यहीं पर है, कभी अचानक चिल्ला बैठता है, ठीक है, या तेज आवाज़ बोलने लगता है, ठीक है, वही हो गया। या कभी थोड़ा सा अपने आप में खुशी महसूस करता हो, लेकिन वास्तविकता में खुशी कभी दिखाई नहीं देता। ध्यान दीजिए। उसके चेहरे पर विषाद रूप में छाया रहता है, सुख दुख हानि लाभ, ठीक है, किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसने पराकाष्ठा में पहुंच गए हैं, ठीक है, यानी संपूर्ण। पराकाष्ठा का तात्पर्य संपूर्ण जो गुण है वो सारे उसमें दिखाई देते हैं, यानी सीधे ऋषियों मुनियों में सरल स्वभाव, सहजता का स्वभाव, ठीक है, यही सारी चीज़ें रहती हैं, ये गुण रहते हैं, वही जो गधे में भी दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पर ध्यान दीजिए, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतीयों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, क्या है, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे को समय के लिए बचा कर रखते हैं, जो तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कारण यही कि हमारे भारतीय जो हैं, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि सहजता, सरलता, सद्गुणों का हमारे भारतीयों में पूर्ण से ये गुण विद्यमान है। इसी गुण के कारण यदि वो अमेरिका है, ठीक है, या अफ्रीका की बात की जाए तो वहाँ उन्हें उठने बैठने ठीक से रहने भी नहीं दिया जाता, क्योंकि बेचारे उस माहौल में ढले हुए हैं। बेचारे शराब नहीं पीते, ठीक है, व्यर्थ में पैसे खर्च नहीं करते, ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी ने कुछ कहा चुपचाप अनायास ऐसे ही जो भी कहा गया सब कुछ सुन लेते हैं, ठीक है। इस कारण से वो बदनाम है और कोई उन्हें मान सम्मान भी नहीं मिलता। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श, ठीक है, को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। यानी इस पाठ में ये कहा गया है कि वही गधे की व्यवहार, गधे उसके स्वभाव को बताते हुए बताया गया है कि हमारे भारतीयों को भी विदेशों में मूर्ख समझा जाता है। उसका कारण यही है कि वो सीधे साधे सरल है। वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे तो सभ्य कहे जाने लगे। ध्यान दीजिए, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उसे हम कम ही गधा कहते हैं, ठीक है, और वह है बैल।
यानी बैल को गधे का छोटा भाई कहा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ भी उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ यानी बैल। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार यह नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बैल कभी कभी मारता भी है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कुछ लोग तो सर्वश्रेष्ठ समझेंगे बेवकूफ़ की श्रेणी में किसको, बैल को, लेकिन उनका यह मानना नहीं है। लेखक हमारी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, बैल कभी कभी मारता भी है, अड़ियल। ठीक है, अड़ियल बैल को भी देखने में आता है और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट करता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए गधे से सर्वश्रेष्ठ नहीं है, गधे से वो नीचा कहा गया है। ध्यान दीजिए बच्चों आगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आगे बढ़ते फिर। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यहाँ से कहानी शुरुआत होती है, ध्यान दीजिएगा। झूरी काछी यानी कुशवाहा जिसे वर्तमान में कहा गया है, दोनों बैलों काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते, एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जाता था। ठीक है, हम नहीं कह सकते, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठ, ध्यान दीजिएगा, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। वे विग्रह के नाते से नहीं बल्कि केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। इस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला कर चलते। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिस दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, ठीक है, तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नींद में, ठीक है, नींद में ध्यान दीजिएगा बच्चों, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हो गए बच्चों। अब इस पाठ में बताया गया कि हीरा और बैल जो यानी झूरी जो नाम का जो किसान था, ध्यान दीजिएगा, झूरी नाम का जो किसान था उसके दो बैल थे, हीरा और मोती। ठीक है, दोनों देखने में डील डबल से हट्टे कट्टे थे। ठीक है, और दोनों बैल झूरी के यहाँ ऐसे ही पास में लगभग थोड़ा दूरियाँ भी थी, बंधे हुए थे। ठीक है, और एक दूसरे को देख कर खुश होते थे। ठीक है बच्चों, इसमें यही बताया गया है कि वो जब कभी भी, है ना, इतना मतलब सिद्धार्थ ये है कि उन दोनों बैलों में काफ़ी आत्मीय लगाव था। ठीक है, काफ़ी गहरा प्रेम था, एक दूसरे की थकान को वो चाट चूट कर मिटा देते थे। ठीक है, लेकिन जब कभी भी वो खेत में, है ना, खेत में जोतने के लिए उनको रख लिया जाता था, उस दौरान ये दोनों बैल कोशिश करते
कि जो भार है हमारे दूसरे साथी पर ना हो, बल्कि वो पूरा भार हम पर हो। इस प्रकार से उस भार को ये अपने ऊपर रखने का प्रयास करते थे, ठीक है। और नाद में भी जो ये इनको जो खाना डाला जाता था, उस दौरान भी ये जब खाते थे तो ऐसा नहीं था कि हम पूरा खा लें और उसके लिए कुछ ना रहे, नहीं, दोनों एक साथ नाद में मुँह डालते और एक साथ नाद से मुँह निकालते। यानी हीरा और मोती और जो दोनों बैल थे उनमें काफ़ी गहरा लगाव था, आंतरिक प्रेम था, ठीक है। एक दूसरे के सुख दुख भी वो साथ देते। ध्यान दीजिएगा आगे। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई मतलब दोनों जो बैल के जो जोड़े थे उनको ससुराल भेज दिया, ठीक है। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। ध्यान दीजिएगा, अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, ठीक है। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों में आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों बाएं भागते, ठीक है। पगैया पकड़कर आगे से खींचता, ध्यान दीजिएगा, तो दोनों पीछे की ओर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके, ठीक है, हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतना मेहनत से काम करना न चलता तो और काम ले लेते। हमें हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? ठीक है, ध्यान दीजिए, कहाँ तक पढ़ चुके बच्चों? यहाँ तक। इसमें भी ये कहा गया है कि हीरा और मोती जो दोनों बैल थे, एक दिन उनका जो मालिक झूरी था, झूरी ने उन दोनों बैलों को अपने साले गया के पास कार्य करने के लिए कुछ दिन के लिए भेज दिया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन उन दोनों को ले जाने में गया को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ध्यान दीजिए, और जब वो ले जा रहा था तो दोनों पीछे की ओर खींचते और यानी जाने को तैयार नहीं थे, ठीक है। और इस कारण से यानी गया को ले जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर यही बताया गया है कि वो चूँकि बोल नहीं सकते थे, अपनी वाणी को व्यक्त नहीं कर सकते थे। यदि वो कहीं वाणी को व्यक्त कर सकते तो अपने मालिक झूरी से ज़रूर कहते कि हमें तुमने क्यों बेच दिया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है, ठीक है। और इस कारण से वो ये कहना चाहते या मालिक से पूछते कि तुमने मुझे क्यों बेच दिया? हमने तो बराबर मेहनत के साथ हमेशा काम करते रहे, लेकिन यदि इतने में भी तुम्हें ये लगता है कि हम कम कार्य करते हैं, तुम और ज़्यादा मेहनत करते, है ना, मेहनत करते करते तुम्हारे यहाँ मर जाना मेरा उचित था, लेकिन दूसरे के यहाँ इस तरह बेचे जाना या भेजे जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। और वो ये भी कहते हैं कि हमने कभी चारा दाना घास की कभी शिकायत नहीं की, है ना, भूसे की कभी शिकायत नहीं की कि हमें इतना चाहिए, फिर भी आपने मुझे वहाँ क्यों भेज दिया? ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, आगे ध्यान देते हैं।
यहाँ से ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से कहाँ से पढ़ना है? संध्या। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। वो कभी दुखी थे। उनका कहना यह है कि जिस घर में वो रहते थे उस घर को अपना घर समझते थे। आज उस घर से, उस मालिक से ये दूर हो गए हैं और इस कारण से उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी है ना, दिल में उन्हें बहुत चोट पहुंच रही है। ठीक है, और इस जूस उन्होंने नाद मुँह तक न डाला, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, दोनों भूखे प्यासे पड़े रहे। ध्यान दीजिए आगे। यहाँ से दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। ठीक है, अनुमान न हो सका कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। पगहा मतलब वो जिसमें बैलों को बांधा गया था। ठीक है, उन पगहा को तोड़ करके वो वहाँ से दोनों, है ना, रात को जब संपूर्ण गांव के लोग, घर के लोग जब सो गए थे, तो सोते समय रात को दोनों पगहा को तोड़ करके, है ना, रस्सियों को तोड़ करके वहाँ से चंपत हो गए, भाग निकले। ध्यान दीजिए। झूरी प्रातःकाल, यहाँ से पढ़ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटका है। ठीक है, घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और कानों, ध्यान दीजिएगा एक मिनट बच्चों, दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। ठीक है, यानी जब झूरी सुबह सुबह उठा तो देखा कि दोनों बैल उसके यहाँ, उसके उचित स्थान पर जहाँ बैलों को बांधा जाता है, ठीक है, वहाँ दोनों बैल खड़े हुए हैं। उनके गर्दन में आधी रस्सियाँ लटकी हुई है। ठीक है, गराहों की, और दोनों क्रोध में से दिख रहे थे, जैसे कि वो गुस्से में हो। ठीक है, ध्यान दीजिए। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, लेकिन झूरी ने जब उन दोनों बैलों को देखा तो स्नेह से, बड़े प्यार से वो बड़े प्रसन्नचित हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। ठीक है, और प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। यानी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो झूरी है, उनका मालिक उनको अपने घर में पा करके, है ना, देखकर बड़ा खुश हुआ, उनसे जाकर गले से मिलने लगा, उन्हें चुम्बन भी करने लगा, और ऐसा लग रहा था उस दौरान कि जैसा कि पिता अपने पुत्रों से मुलाकात कर रहा हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आगे जो है अगले भाग में। धन्यवाद बच्चों।